गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और जैसा कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट है वो मैं अपलोड करूंगा वीडियो पे। हिस्ट्री का जो 5 सेट है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, जो आपके काम आएंगे। और इसका एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से 9 अप्रैल को है, ठीक है ना। तो 9 तारीख को आप लोग एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से कर लीजिए 9 अप्रैल की। इसके बाद कि मैं नया विषय लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग ये सोचते हैं कि भाई अर्थशास्त्र जो है बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में ये अर्थशास्त्र बिल्कुल जो है ईजी कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग केवल ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक करके जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का जो है सो सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर है। सबसे पहले देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ये सेट 1 है, ठीक है। सेम फॉर्मेट 40 नंबर का समझने घंटे, ठीक है ना। बताने की जरूरत है एक ही बात को बार बार। डायरेक्ट चलते कहाँ पे, प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 1 देखिए, थोड़ा सा इसमें डिटेल से विस्तार से बताना होगा। आप लोग जरा सा शांतिपूर्वक ध्यान लगा करके केवल क्वेश्चंस को समझिए और आंसर्स को इसका आंसर दीजिए। सवाल क्या कहता है, दो वस्तुओं, कौन सा वस्तु है, एक वस्तु x है, एक वस्तु y है, ठीक है, के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दिया गया। अब देखिए उत्पादन संभावना क्या होता है कि हमारे पास जो साधन है, साधन जैसे कि श्रम, भूमि और पूंजी या जो भी, ये हमारे पास साधन क्या होते हैं, साधन हमेशा सीमित होते हैं, साधन सीमित होते हैं, लेकिन आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती है। अब ऐसे सिचुएशन में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार हम किसी एक या दो वस्तु पर, ठीक है ना, अपने साधनों का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट कि x वस्तु का उत्पादन कितना कर दिए, हम 0 कर दिए। तो सारा इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन का जितने भी साधन हैं वो हमने किस पर लगा दिया, y वस्तु पर लगा दिया। अब y वस्तु पर लगा दिया तो उत्पादन टोटल कितना हुआ, 10। अब सपोज दैट कि मुझे ये लगता है कि नहीं भाई मुझे x वस्तु भी कुछ मात्रा में चाहिए, तो कुछ साधन हमने x वस्तु पे लगा दिया, तो x वस्तु का उत्पादन 1 हो गया, लेकिन वही वस्तु y का उत्पादन कितना रह जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि अब मैंने कुछ साधन को x वस्तु पर भी लगाया है। तो जो साधन पहले y वस्तु पर था जिसका उत्पादन 10 हो रहा था, अब वो साधन कुछ हिस्सा x वस्तु के उत्पादन में लग गया, इससे उसका उत्पादन 1 हो गया, हमारा y का उत्पादन कितना हो गया, 8 हो गया। इसी क्रम में जैसे जैसे ये घटाते जाएंगे इसका उत्पादन बढ़ता जाएगा, ये घटाते जाएंगे इसका उत्पादन बढ़ता जाएगा। एक अवस्था ऐसा आएगा जहाँ पे आप y वस्तु की डिमांड बहुत कम करेंगे, यानी कि यहाँ पे साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पूरा का पूरा x वस्तु के उत्पादन में सारे साधन को लगा देंगे, तो y वस्तु का उत्पादन 0 हो जाएगा, x वस्तु का उत्पादन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दिया हुआ 0, 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2 और 5, 0। तो सवाल कह रहा है कि तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा। तो देखिए दिमाग लगाइए, ऑप्शन कहता है ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल होगा, या ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल होगा, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा होगा, या धनात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। देखिए अगर आप पढ़े होंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो ये आप जरूर जानते होंगे कि इसका ढाल हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है बच्चों। कैसा होता है ढाल, ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे 2 विशेषताएं दी है। एक विशेषता होता है कि इसका जो ढाल है ये मूल बिंदु को कभी कभी कैसा होता है, अवतल होता है, उत्तल नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ऋणात्मक ढाल हमेशा होता है, तो धनात्मक ढाल ये भी नहीं होगा। अब फाइटिंग किसमें करोगे आप, ए में और सी में। अब इसमें दिखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु को अवतल कब होगा, और ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा कब होगा, ये दोनों अवस्थाएं होती है। लेकिन जो आपके पास डेटा दिया गया है, इस डेटा के आधार पर जो संभावना वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या वो अवतल बनेगा या वो सरल रेखा बनेगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसा कि ये हमारा क्या है, x और ये है
वाई, ये है 0। एक्स हमारा कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। और अगर मैं बात करूँ वाई वस्तु की तो कितना से शुरू है 2 4 6, 2 4 6 8 10, ठीक है 2 4 6 8 और 10। अब अगर कंपेयर करें तो एक बिंदु कहाँ होगा एक्स वस्तु का 0 तो वाई वस्तु का 10, यानी यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ठीक है एक पॉइंट कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा एक पॉइंट। दूसरा कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिए, दूसरा कहाँ बनेगा 1 और 8, तो x वस्तु का 1 होगा और y वस्तु का 8 होगा, यानी इस बिंदु पे बनेगा, यानी इसको हम इस तरह से करते हुए चलते हैं। फिर दूसरा है 2, x वस्तु का नंबर कितना है 2 वस्तु और इसका है y का 6, यानी इसका बनेगा यहाँ पे इस तरह से। तीसरा का यहाँ बन जाएगा, चौथा का इसे बन जाएगा और पांचवा तो भाई यहाँ का यहीं बन जाएगा। अब देखिए ये बिंदु से लेकर के इस तरह से आपने क्या किया, रेखा खींच दिया। अब बताइए रेखा कैसा है, क्या ये अवतल है या फिर सरल है। अवतल कैसा होता है, रेखा इस तरह से होता है रेखा, ठीक है। अब बताइए क्या ये इस तरह से है, नहीं है इस तरह से नहीं है, इसलिए उत्तर अवतल नहीं होगा, बल्कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। लेकिन बहुत से बच्चे लोग कह रहे होंगे सर ये गलत है, इसका तो मूल बिंदु की ओर ही अवतल होना चाहिए। नहीं बच्चों, ये सरल रेखा क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास आंकड़ा, और इस प्रकार आंकड़े से जो संभावना वक्र का आकार बन रहा होगा वो कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल तो होगा, क्योंकि ये बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर क्या हो रहा है, ढल रहा है, हमेशा घट रहा है। और ऋणात्मक ढाल के साथ साथ ये कैसा रेखा बना रहा है, कि सरल रेखा सीधी रेखा बना रहा है। लेकिन ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिरकार सरल बन रहा है तो उत्तल कब बनता है, सॉरी अवतल कब बनता है। देखिए अवतल कब बनेगा, अवतल जब बनता है जब एक वस्तु के उत्पादन, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 10 था, 10 से 8 आया और यहाँ पे 1 था, 10 पे 0 हो गया 8 पे। अब लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जैसे इसके साधन को हमने घटाया, इसका उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा घटाया ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इसकी रेखा जो बनती है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए 8 पे यहाँ बन गया, 10 पे यहाँ बन गया, यहाँ पे कम रहा, यहाँ पे कम रहा, ये कुछ इस प्रकार से घूमता हुआ बनता है। यानी जो इसका अंतराल है, जो इसका सीमांत है वो बिल्कुल सीमांत है। इसमें देखिएगा एक एक स्टेप बढ़ रहा है, इसमें भी 2-2 का अंतर दिख रहा है। लेकिन जब अवतल बनता है तो जिसके तुलने में जिसका साधनों का सेक्रीफाइसिंग हमने कम किया है तो उत्पादन किसी का बढ़ जाता है और कभी इसको घटाने पर उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो दोनों में समान अंतर ना होने की वजह से जो इसका आकार होता है संभावना वक्र का वो कैसा होता है, वो होता है अवतल और मूल बिंदु पर जो वो झुका होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो इस आंकड़ा के अनुसार, इस डेटा के अनुसार जो आपका रेखा बनेगा वो कैसा रेखा बनेगा, एक सरल रेखा। तो ध्यान रखिएगा सरल रेखा बनने का एक सिंपल सा फंडा बताते हैं, इसमें समान अंतर हो। देखिए इसमें 1-1 का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। इस आंकड़े से जो आपका उत्पादन संभावना वक्र का आकार बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑप्शन सी ऋणात्मक ढाल और एक सरल रेखा, ठीक है। इसलिए कंफर्म हो जाइए, कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे भाई। हाँ आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, ठीक है। कितनी, 3। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। अब इन तीनों में से देखिए आपके पास क्या है, क्या बचत हो ये होगा क्या, नहीं, क्या उपभोग हो ये भी नहीं, क्या निवेश हो ये भी नहीं, किसके लिए उत्पादन हो, हाँ भाई अर्थव्यवस्था की एक क्या है, एक केंद्रीय समस्या, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, कोई लॉजिक नहीं, ऑप्शन नंबर बी रेगनर फ्रिश ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, किसी एक तकनीक का चयन करता है। या तो खेत की जुताई वो ट्रैक्टर से कर ले या फिर खेत की जुताई वो हल और बैल से कर ले। इसके पास किसी एक तकनीक की चुनने की बात कर रहा है।
उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। क्या वो क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, कितनी मात्रा में करे। तो देखिए क्या उत्पादन करे, ये है आपका चयन की समस्या। कौन सी समस्या? चयन की समस्या। ठीक है, क्या उत्पादन करे तो चुनना है ना जी आपको कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें कि निजीगत वस्तु का उत्पादन करें, सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें, आवश्यक वस्तु का उत्पादन करें या फिर विलासिता वस्तु का उत्पादन करें। ये है चयन की समस्या, क्या उत्पादन करें। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भाई इसको लें या फिर इसको लें, कैसे करें। तो ये समस्या दूसरा हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। और कैसे उत्पादन करें कौन सी समस्या है? तकनीक की चयन की समस्या। ठीक है, तकनीक की चयन की समस्या। कौन सी समस्या है? कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या की दूसरी जो समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए, ये समस्या कौन सी समस्या है? तकनीक के चयन की समस्या है। तो इसका अर्थ क्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई वो अगर किसान है या खेतों की जुताई करना चाहता है तो ट्रैक्टर से करे, हल के साथ करे, हल और बैल के साथ करे, इन दोनों के बीच में वो किसी एक तकनीक का चयन करेगा। तो बताइए कौन सी समस्या हो अर्थव्यवस्था की? कैसे उत्पादन करे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। देखिए उपयोगिता को किसमें मापा जा सकता है? मुद्रा में। तो इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, मार्शल ने बताया है कि उपयोगिता को हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। कितना गोलगप्पा खाता है? 4। ठीक है, लड़कियां ज्यादा इसमें आगे रहती है। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स और 8 यूटिल्स की उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? तो 4 उपभोग करता है तो इसको इतना जो यूटिल्स मिलता है, तो सबको जोड़ दो। 15 + 12 + 10 + 8, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिया हुआ 45, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 यूटिल्स जो है उसको उपयोगिता मिलती है। कुल कितना गोलगप्पे खाने पे? 4 गोलगप्पे खाने पे। पहले खाते तो 15 यूटिल्स मिलता है। आपको बताए थे कि उपयोगिता के ह्रास नियम बताए थे, जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बढ़ेगा उसकी उपयोगिता क्या होगा? घटेगा। पहला गोलगप्पा खाया था, कहता जल्दी लाओ बहुत मजा आएगा, खाया, उसको 15 यूटिल्स की उपयोगिता मिल गया, पेट में हल्का सा बुझाया। दूसरा मिला, इसमें पहले की तुलना में कम उसको उपयोगिता मिला। कितना मिला? 12। दूसरा भी खा लिया, कहता भैया तनी सी नमक कम है ना, अब इमली खट्टा थोड़ा सा कम है, थोड़ा और बढ़िया से खट्टा पीजिए। तीसरा गोलगप्पा खाया लेकिन पेट भर रहा था ना, तो यूटिल्स जो है कितना हो गया? उसकी उपयोगिता कम हो गया, 8 10 में आ गया। चौथा गोलगप्पा खाया तो क्या हो गया? 8 में आ गया। 5वां खाया होता तो भैया जरूर 6 4 में आ गया रहता है कि नहीं। और एक समय ऐसा कहता भैया अब नहीं खाएंगे, तो उसका उपयोगिता कितना होता? 0। खाए कर दीजिए नहीं होगा। तो आखिरकार 4 गोलगप्पे में उसको कितना उपयोगिता मिला कुल? तो चारों को जोड़ देंगे, ऑप्शन सी कितना मिल गया? 45 यूटिल्स मिल गया बच्चा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहता है 2 वस्तुओं है ना, 2 वस्तुओं कौन कौन सा? रसगुल्ला और गुलाब जामुन। वाह, नाम भी ऐसा दिया है यार, मुंह में पानी आता है। रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्नांकित रेखा से चित्र से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं रेखा चित्र है, एक्स वाई, एक्स में रसगुल्ला है, वाई में गुलाब जामुन है। इन 2 वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR है और PG है। तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? देखिए भैया, इसका सही जवाब होगा PR गुलाब जामुन का हो गया, ठीक है, और PG जो है वो रसगुल्ला का नहीं, हाँ ठीक है, रसगुल्ला का मतलब हो गया PR और गुलाब जामुन हो गया PG। तो इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा? PR है ना, PR बटे में PG। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सही। ये बजट रेखा की ढाल को दर्शाता है। ठीक है, ये बजट रेखा की ढाल को दर्शाता है। अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8। क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, बोल रहा नहीं है।
इसका मतलब ये हो गया, इसमें 3 गो होगा जो मांग को प्रभावित करता होगा, और एक ऐसा बीच में घुस के बैठे है बाबू जो कारक है ये नहीं है। तो आपको पहचानना है वो गद्दार कौन है, इन चारों में से वो घुसल है। ठीक है, ढूंढो क्या वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वस्तु का कीमत 5 रुपया से 10 रुपया हो जाएगा, कहेंगे बाबू ना लो जो बहुत महंगा होगा। समझ गया ना, बहुत महंगा हो गया तो मांग प्रभावित हुआ ना। दूसरा कहता है संबंधित वस्तु की कीमत, जैसे चाय और कॉफी, चाय अगर सस्ता हो जाए कॉफी महंगा हो जाए, है ना। चाय कॉफी का रेट समझ लो सेम था, लेकिन चाय का दाम 5 रुपये रह गया, कॉफी का दाम 10 रुपया हो गया, तो जो कॉफी पीता होगा कहेगा भाई नहीं पीनी, तो इसका भी मांग प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो संबंधित, और इसका मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मांग घट जाएगा, इसका मांग बढ़ जाएगा। बताओ, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग प्रभावित हो गया, यानी द्वितीय तो मिल गया बढ़िया बढ़िया। तीसरा, उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगा तो मांग भी ज़्यादा करेगा, है ना। पैसा कमाएगा बाबू, किशमिश दो, छुआड़ा दो, है ना, रसगुल्ला दो, पंतुआ दो, सब दो हमको, मांगे पड़ जाता है, उसका प्रभावित हो जाता है। पकड़ा गया कौन? गद्दार। डी ये है वाला होगा, चोट्टा देंगे। साधनों की कीमत, अब साधनों की कीमत बढ़े और घटे उससे मांग में कोई परिवर्तन होता नहीं है, यानी कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है कि नहीं है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ये है जो है वो कारक नहीं है। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। यदि वस्तु x की कीमत कम होने से, बात समझिएगा, कोई बात, वस्तु है x, इसका कीमत क्या हो गया? कम हो गया, और वस्तु y की मांग कम हो जाती है। अरे बताओ, कीमत घटता है x का, मांग घट जाता है y का, ठीक। तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? क्या प्रतियोगी वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, और संबंधित वस्तुएं, या घटिया वस्तुएं? तो ये घटिया वस्तुएं का नियम कहता है कि भैया मांग, कीमत घटेगा तो मांग घटेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग भी घटेगा, लेकिन उसी वस्तु का ना, यहाँ तो दो वस्तु को कंपेयर किया जा रहा है। हाँ, पूरक वस्तु ये तो होगा ही, क्लियर हो गया। पूरक वस्तु क्यों होता है भाई? अगर एक वस्तु का कीमत अगर बढ़ता है तो दूसरे की मांग घट जाती है, और एक का कीमत अगर घटेगा तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगा। सोचो, दिमाग लगाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो कार की मांग क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन यहाँ दूसरा बोल रहा है एक्स का कीमत घट रहा है ना, एक्स का कीमत घट रहा है, प्राइस घट रहा है, तो डिमांड जो है सो वाई का घट गया। भाई गजब सा है, पूरा कैसे होगा? सोचो, पेट्रोल जो है, पेट्रोल इसका प्राइस कुछ ही हो रहा है, बढ़ रहा है प्राइस, तो डिमांडवा कुछ ही होगा, घटेगा। किसका? पूरक वस्तु का ना, डिमांड क्या होगा? घटेगा। अब बताओ, जो रिलेशन क्वेश्चन में दिखा रहा है, यहाँ रिलेशन स्थापित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कह रहा है भैया इसका कीमत भी गिरता तो कार का डिमांड भी गिरता, ऐसा कभी होगा क्या पूरक वस्तु में? कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डिमांड इसका कब गिरेगा? जब इसका पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, कहेगा भाव बहुत महंगा पेट्रोल बिको रहा है, गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, तो ये पूरक वस्तु भी नहीं होगा। अब बात करते हैं दो, ए और सी पर। चलो अच्छा, क्या वो प्रतियोगी होगा या असंबंधित होगा? देखिए, असंबंधित वस्तु से दूसरे एक वस्तु में कीमत, दिमाग लगा, मान के चलो पंखा का संबंध कंप्यूटर से क्या है भाई? कंप्यूटर का कीमत घटेगा, कंप्यूटर का कीमत घटेगा तो पंखा का मांग भी घट जाएगा। दिमाग लगाओ, ये संबंधित वस्तु है नहीं ना, असंबंधित वस्तु है, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या? प्रतियोगी वस्तु। कैसे होगा प्रतियोगी वस्तु? ये भी देख लो। जैसे कंपटीशन वाला दो वस्तु है, इसका कीमत जैसे कम होगा नहीं, वाई वस्तु की मांग क्या होगा? कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल, प्रतियोगी वस्तु किसको मानोगे आप? देखो, एक है हीरो का मोटरसाइकिल और एक तो है होंडा का मोटरसाइकिल, ठीक है, होंडा, एक तो है हीरो, एक तो है होंडा। पहले दियो था हीरो होंडा, अब अलग हो गया, झगड़ा हो गया इन लोगों, ठीक है, दियो भाई था, अब झगड़ा हो गया, बीच में दीवार बन गया, दूसरा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन कहता है हीरो वाला, ये जानते हैं ना, जलता बहुत है अपन भैया से,
कहता तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या किया, इसने अपने वस्तु की कीमत का दाम क्या किया, घटा दिया। जब घटा दिया इसका दाम, तो लोग उपभोक्ता जो थे, ग्राहक जो थे, वो कहते रहे हीरो वाला मोटरसाइकिल है तो सस्ता हो गया, चलो यही खरीदेंगे। तो बताओ होंडा वाला का कोई मांग करेगा क्या? तो इसका मांग क्या हो जाएगा, इसका मांग भी घट जाएगा, इसका डिमांड घटा, इसका प्राइस घटा। तो ये किन दो वस्तुओं में इस तरह से संबंध पाया जाता है, प्रतियोगी वस्तुओं में। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं कि एक एक्स वस्तु का कीमत कम होता है तो वाई वस्तु की मांग कब घटेगा, जब वो प्रतियोगी वस्तु होगा तब। क्लियर? कितना बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, भाइयों नहीं समझेगा तो पूर्वक होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होती है, कितना कमी हुआ, 5%, तो कम होने से भैया उसकी मांग कितना होता है, 8% बढ़ जाता है। जैसे मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, है ना। दुकान में चल जाओ, भूख लगा था, भैया 2 समोसा दीजिए, 5 रुपये का था। दूसरा दिन खाने के लिए कहता है 10 रुपये में एगो है, लेते गए थे 10 रुपया, कीमत बढ़ गया तो मांग कुछ ही हो गया, घट गया। बाबू एक तो 2 का पैसा नहीं है, तो कीमत घटा तो मांग बढ़ा दी, 1 से कितना हो गया, 2, और जब कीमत बढ़ा तो मांग घट गया। ये तो मांग का नियम है। लेकिन क्या बोल रहा है बाबू, वस्तु की कीमत 5% घट गया, कीमत क्या हो गया, घट गया, और उसकी मांग कितना हो गया, 8% क्या हो गया, बढ़ गया, क्या, डिमांड, परिवर्तन हो गया। मांग और कीमत के घटने से, कीमत के घटने बढ़ने से जो है मांग घटता बढ़ता है। तो बोल रहा है बताइए मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, है कि नहीं, बताए थे आप लोगों को, बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बाबरे इसको बैठा लो आराम से फॉर्मूला पर। मांग कितना था, 8%, कीमत कितना है, 5%, 5 एकम 5, कितना बच गया, 3 पर 0 बैठा दिए, पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0 बैठ गया, कितना हो गया, 30, 6 बचे 30, मांग का लोच कितना निकल गया, 1.6। देखो कहीं दिया हुआ है, अगर दिया है तो उसका आंसर वही होगा। तो दिया है भाई ए ऑप्शन में 1.6, तो मांग की लोच कितना हो गया, 1.6। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, किस वस्तु की मांग लोचदार होगी, जीवन रक्षक दवाई का, नमक का, माचिस का, या रेफ्रिजरेटर। दिमाग लगा, लोचदार कब होता है मांग लोचदार, कीमत घटेगा तो कम लेंगे, कीमत बढ़ेगा तो ज्यादा लेंगे, इसको कहते हैं लोचदार। अब तू मरने के कगार पर है, आज नहीं तो कल टपकने वाला है, दमा तेरा 2 रुपया का हो चाहे 2000 के चाहे 2 लाख के हो, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना, तो मांग लोचदार होगा नहीं, इसमें मांग क्या होगा, बेलोचदार। लोचदार कब होता है, कीमत घटा तो मांग घटा, कीमत बढ़ा तो नहीं, उल्टा होगा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा और कीमत बढ़ा तो मांग घटा। तो ये कीमत बढ़ गया, आप मांग नहीं करेंगे, देख लेंगे जल्दी से, नहीं मांग करेंगे तो ऊपर वाले का मांग हो जाएगा, चल जाइएगा ऊपर, ये वाला तो होगा नहीं। नमक 2 रुपया किलो मिले चाहे 2000 रुपये किलो मिले, मांग तो उतना ही करेंगे, महीना में 1 किलो नहीं खाएंगे जी, कि 10-20 किलो घुसड़ लेंगे पेट में, है तो इसका भी मांग क्या होगा, बेलोचदार। माचिस का तिल्ली, अरे लालटेन जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, आग लगाने के लिए 1 तिल्ली काफ़ी है, ठीक है। अब सस्ता होगा थोड़े, एक बार पूरा माचिस भाई के बजे जलाएंगे सो, और महंगा होगा तोड़ तोड़ के जलाएंगे, नहीं ना। तो माचिस का भी मांग कैसा है, बेलोचदार है। लेकिन रेफ्रिजरेटर एक ऐसा वस्तु है कि इसका कीमत घटेगा तो 2 को खरीद लेंगे, ठीक है, 2 भाई को दे देंगे, दुल्हनिया को, तू भी रख हम रखेंगे। लेकिन अगर कहीं मांग बढ़ा, मतलब कीमत बढ़ा, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं, घड़ा में पानी रखो और ठंडा करके पानी पियो, समझ गया ना। तो इस वस्तु की मांग लोचदार होगी, ऑप्शन डी, किसका, रेफ्रिजरेटर का। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 12 जाओ, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के जी बिंदु पर, बिंदु जी
पर मांग की लोच क्या होगी। अब देखो ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे छापने वाला, क्वेश्चन में तो बोल दिया रेखा चित्र, लेकिन सोचा क्वेश्चन में रेखा चित्र नहीं दिया है, डायरेक्ट कुछ दे दिया ऑप्शन। तो आपको बता दें कि इसका रेखा चित्र जो है क्वेश्चन नंबर 12 का रेखा चित्र क्वेश्चन नंबर 17 में घुसा दिया, देखिए तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का रेखा चित्र कहाँ घुसा दिया, 17 में घुसा दिया। कहा कि 17 का जो क्वेश्चन है इसमें रेखा चित्र का जरूरत नहीं है, और जो रेखा चित्र यहाँ छपा हुआ है उसका जिक्र या उसका जरूरत जो है वो कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्या समझिए, क्वेश्चन को समझिए, जो भी समझना है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसके आकृति को समझिए, किसको समझिए, आप आकृति को समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर कभी भी इस तरह के ग्राफ दे दे, मैंने बताया था मांग की लोच जो है वो 5 प्रकार की, एक होता है पूर्णतया लोचदार, एक होता है बेलोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, है ना। देखिए जीरो से जो पूर्ति वक्र होता है वो ऐसे होता है, मांग वक्र जो होता है वो ऐसे होता है। तो जीरो से हम बिल्कुल कोना से देखिएगा, सीधा जो रेखा जाएगा एकदम 90 डिग्री पे, यहाँ पे मांग का लोच कितना होगा, जीरो, मांग की लोच कितना होगा, जीरो। यहाँ पे जो है कितना होगा, इनफाइनाइट, अनंत होगा। यहाँ पे कितना होगा बताओ, यहाँ पे कितना होगा, नहीं यहाँ जीरो नहीं होता बच्चा, एक होता है। यहाँ कितना होता है, एक होता है जीरो, जीरो से एक, इकाई से कम लोचदार, बराबर लोचदार, इकाई से, हाँ यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पे मांग का लोच क्या होता है, अरे सिंपल, दिमाग लगा, इधर तो देखने की जरूरत नहीं है। मांग इधर रहता है, प्राइस इधर रहता है, डिमांड इधर रहता है। अब सोचो कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जीरो हो गया, और कीमत बढ़ा तो मांग क्या हो गया, घट गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो जिस रेशियो में ये कीमत बढ़ा उस रेशियो में क्या हो गया, मांग घटा या बढ़ा, ये देखना है। तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कैसा होगा बताओ, कम, इकाई से अधिक होगा, इकाई से कम होगा, इकाई से कम होगा। अगर यहाँ जिस रेशियो में बढ़ा उसी रेशियो में मांग भी घट गया तो यहाँ पे ईडी बराबर क्या होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 होगा। इस बिंदु में देखिए जीरो, मिडिल पॉइंट से अगर ऊपर है तो इकाई से अधिक, मिडिल पॉइंट से अगर नीचे तो इकाई से कम, इतना खाली याद रखिएगा बस। मिडिल पॉइंट से अगर ऊपर है तो इकाई से ईडी, यानी इकाई से क्या है, ये इकाई है, इससे अधिक है, और ये क्या है, इकाई से कम है, ये इकाई है, इससे क्या है, ये कम है। तो बीच का बिंदु देखिएगा कि जी पॉइंट कहाँ है, बीच वाला बिंदु से ऊपर है तो इकाई से अधिक है, बीच वाला पॉइंट अगर इससे नीचे है तो इकाई से कम है, इतना ही समझना। तो यहाँ पे ग्राफ समझा दिए। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 12 में कि ए बी वक्त जो जी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, 1 से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक, ठीक। इसीलिए ग्राफ है, ठीक है, ये प्राइस होता है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जीरो है। जी बिंदु यहाँ दिया हुआ है तो हम बताते ना भाई ये जीरो है, यहाँ 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ईडी बराबर लेस देन 1 होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ बराबर ग्रेटर देन 1 से क्या है, ग्रेटर देन। तो यहाँ जो जी पॉइंट है ये क्या है, इकाई से अधिक है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 से अधिक। तो 1 से क्या है, बड़ा मुँह इधर खुला, अधिक नहीं हो गया, तो 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 12 क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, दिमाग लगा भाई। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगा ना तो उपभोक्ता किस वस्तु की मात्रा खरीदेगा, अरे जीवन रक्षक की दवाई में जो दवाइयाँ होता है अगर उसका कीमत बढ़ेगा तो उपभोक्ता क्या बीमार नहीं है तब वो खुद खरीदेगा, बुजुर्गों को बात करते हैं, वो सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, दूसरा विलासिता की वस्तुएं, क्या सोना चांदी की कीमत बढ़ेगा 2 किलो 4 किलो सोना खरीद लेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, ये वाला भी नहीं होगा, समझ आ रहा है ना, पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु बहुत कुछ है भाई, बिजली है, पानी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ आवश्यक है।
लेकिन कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग बढ़ा देंगे, कहेंगे अरे बाबू बिजली के बोल बंद कर, बहुत महंगा बिजली बिल आता है, कम जला, तो क्या आप ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे उसको? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी होगा गिफिन वस्तु। गिफिन कोई घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। अब कहोगे सर कैसे होगा गिफिन? तो गिफिन वस्तु का नियम बताया था ना, मांग का नियम इसमें लागू ही नहीं होता है। मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़े तो मांग घटे और कीमत घटे तो मांग बढ़े, लेकिन गिफिन वस्तु का नियम कहता है कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़े और कीमत घटे तो मांग भी घटे। ये नियम किस पे लागू होगा? गिफिन वस्तु पे लागू होगा। तो बताइए, वस्तु की कीमत बढ़ा तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेगा, कौन सा वस्तु का? गिफिन वस्तु का। ऑप्शन डी हो गया, सिंपल, इतना बढ़िया समझा दिए। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाओ। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार या सापेक्षिक लोचदार? अरे सोचो, बहुत बड़ा हिस्सा अगर वो खर्च करता अपनी आय का, इसका मतलब समझ लो उसकी वस्तु की जो मांग है कैसा है? बेलोचदार। क्योंकि उसका इनकम बढ़े या घटे या कुछ भी हो, मांग बढ़े या घटे, उसका जो मांग है वो हिस्सा क्या करेगा? उस पर खर्च करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो बेलोचदार वस्तुओं पर जो सबसे ज़्यादा अधिक खर्च करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सब ध्यान से देखिए। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है ना? औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, आंख बंद करके लिख दो बाबू, तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी होगा, आयताकार परवलय। 100% श्योर है इस आंसर से। किताब में हो सकता है, मार्केट में जो किताब आई हो उसमें आप लोगों को ऑप्शन कुछ और दे दे, लेकिन इसका सही जवाब होगा आयताकार परवलय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चले जाते हैं अगर, तो कहता है परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है कब? जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है तब, या फिर सीमांत उत्पाद शून्य होता है तब। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, परिवर्ती साधन किसे होता है? जिसे हम बदल सकते हैं, जैसे कि खासकर लेबर। ठीक है, लेबर को क्या कर सकते हैं? हम बदल सकते हैं, और लेबर को बदलेंगे तो औसत उत्पाद क्या होगा? सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो जाएगा। सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए, 5 लेबर मिलकर 50 वस्तु बना रहे थे। कितना वस्तु? 50 वस्तु। ठीक है ना? अब क्या हुआ? परिवर्ती साधन की वजह से, है ना, परिवर्ती साधन कर दिया तो औसत उत्पाद कितना हो गया? 6 लेबर हुआ तो इसका उत्पादन जो 6 के जगह पर 60 के जगह पर जो है 62 हो गया। क्या हो गया? 62 हो गया, क्योंकि एक लेबर ऐसा आया जो तेजी से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सीमांत उत्पाद जो था वो औसत उत्पाद से क्या हो गया? अधिक हो गया। औसत कितना था? 10 था, अब औसत कितना हो गया? 12। तो सीमांत कितना हो गया? 2 अधिक बढ़ गया ना इसका। सीमांत पहले सबका अंतर कितना था? बिल्कुल 0। 10 सब लेबर 10 का 0 था, लेकिन इसका क्या हो गया? 2 आ गया। इसका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, यहाँ तो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर देंगे केवल ऑप्शन को देखते हुए। कुल उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है क्या? 0, ऋणात्मक, धनात्मक या अधिकतम। देखिए, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है ना तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि सबसे शीर्ष पर होता है, और उस समय में सीमांत क्या होगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 17 कितना होगा? ऑप्शन ए। 18 पे चलो, बड़े ध्यान से, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन देता है बाबू। ठीक है, यदि कुल उत्पादन टीपी टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तित साधन की मात्रा, जिसको किससे डिवाइड करना है? क्यू से, तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो मैंने बताया था एवरेज प्रोडक्ट को अगर निकालना है तो सिंपल सा बात, टीपी बटे में क्वांटिटी, ये वाला आंसर मान लो, ऑप्शन ए। ठीक है,
क्या निकल जाएगा, एवरेज। अरे एवरेज का बताए थे भाई, टोटल प्रोडक्ट जितना होता है, कितना लोगों ने बनाया है, क्वांटिटी कितना पीस बना, उसे भागा लगा दो। तो लोग एवरेज मार्किंग नहीं निकालते हो, कितना परसेंट आया एग्जाम में, इसमें 20 आया, इसमें 50 आया, इसमें 70 आया, इसमें 30 आया, है ना, इसमें 60 आया, टोटल को जोड़ देते हैं, कितना भाग, 1 2 3 4 5 से भगा लगा दी, कौन सी निकल गई, एवरेज निकलता है। एवरेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, औसत कहते हैं, सिंपल सी बात। प्रश्न नंबर 19 में चले जाओ। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद होता है। ये सीमांत उत्पाद का फॉर्मूला जो है वो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक होता है टीपी का n माइनस टीपी का n-1, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा, परिवर्तित हुआ है ना, तो डेल्टा टीपी बटे में डेल्टा क्यू, जो परिवर्तित हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 20वां कहता है जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होगा, औसत लागत जब सीमांत से कम होगा ना तो औसत लागत क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। सीमांत लागत से जब कम होगा औसत लागत, तो ये हमेशा औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चले जाओ। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, 3 स्तर का, ठीक है। एक में क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम में एक होता है ना, घटते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, तो 3 स्तर की व्याख्या करता है। 22वां चलेंगे। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है किस आकार का, यू आकार का, ठीक है, डायरेक्ट। 23 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का एक उदाहरण है। अब बताओ, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, भाई काम हो या ना हो उसको पेमेंट देना है तो देना है, तो ये स्थिर हो गया। प्रति इकाई बिजली, बिजली का बिल कभी रेट में घटता रहता है बढ़ता रहता है, क्या वो स्थिर लागत है, नहीं। दैनिक मजदूर की मजदूरी, कभी भैया 300 मजदूर मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता तो उसको ज़्यादा देकर लेना पड़ता है, ये भी नहीं होगा। कच्चे माल पर वह रॉ मटेरियल का कभी रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन जो है वो अस्थिर लागत का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। जब दोनों बराबर होगा तो जब औसत लागत क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, अधिकतम होती है, कुछ न्यूनतम होती है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, न्यूनतम होती है। क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होती है, ध्यान रखिए। जब बराबर होगा तो या न्यूनतम होगा, इसमें कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है। 25वां प्रश्न में आ जाओ। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। अरे भाई, अब एक इकाई को हम बेचते हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, तो प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को क्या प्राप्त होगा, भाई कुल आगम ना प्राप्त होगा। तो 20 को मिल बेच दिया तो 20 को जितना पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका कुल आगम ना कहलाएगा, तो ऑप्शन ए इसका मान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कहता है कुल लागत, जिसको हम कहते हैं टीसी, टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बाबू कौन सा सत्य है, तुम सोचो इधर। एक हम अपने समीकरण लिखते हैं, अपने आप तुम जवाब दे देना। देखो टीसी बराबर है, टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट शामिल होता है, टीएफसी भी शामिल होता है और टीबीसी भी शामिल होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकलता है, ठीक है। तो ये भी समीकरण सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वाला आपको हो सकता है यहाँ पे नहीं मिले, इसलिए इसका दूसरा समीकरण क्या निकलेगा, टीएफसी बराबर क्या हो जाएगा, तो टीसी टोटल में से घटा देंगे किसको, टीबीसी को, या फिर टीबीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। अब ये तीनों समीकरण में से कोई समीकरण तो होगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा। टीएफसी बराबर ये हो ही नहीं सकता, टीबीसी बराबर दूसरा जोड़ रहा है, हो ही नहीं सकता, टीसी बराबर टीएफसी, टीबीसी हाँ है तो ठीक, लेकिन यहाँ बीच में कुछ घुसा दिया माइनस, क्या होना चाहिए था प्लस, ये नहीं होगा। टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी, अरे बिल्कुल सही जवाब। देखो टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी, यानी ऑप्शन डी। ये जो आपका जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ध्यान में, ठीक है ना। एक समीकरण के माध्यम से 3 समीकरण बन गए और आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 27वां पे चलते हैं अगर, तो कहता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, सोच लो किसी वस्तु की मांग क्या हो रही है, डिमांड जो वो बढ़ रहा है, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सप्लाई जो है वो बिल्कुल जीरो, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है, जितना है वो उतना ही अस्थिर।
तब संतुलन कीमत में क्या होगा? अरे भाई डिमांड बढ़ेगा, पूर्ति नहीं होगा। तो सोचो, खूब हम कोई सामान को डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन उधर से सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जिसके पास जो भी बचल होगा क्या करेगा? भाई वो 100 रुपये का था नया 120 रुपये में मिलेगा, लेना तो ले तो जाओ। तो कौन सी हो गया? कीमत बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा वृद्धि होती है। तब संतुलन कीमत में क्या होगा? वृद्धि होगी। संतुलन कीमत तभी स्थिर रहेगा जब जितना डिमांड है उतना पूर्ति होता रहे, तो स्थिर रहेगा। अगर मांग बढ़ गया और पूर्ति घट गया तो मांग कीमत बढ़ जाएगा, और अगर मांग घट गया और पूर्ति बढ़ गया तो तो कीमत कम हो जाएगा। विपरीत जान लीजिए, यदि किसी वस्तु की मांग D है तथा पूर्ति S है तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। अभी ऊपर बताएंगे कि डिमांड और पूर्ति जब बराबर होगा तो बाजार किस में रहेगा? संतुलन में। D बराबर S। सही जवाब ऑप्शन ए। आगे चलो, आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर कितना 29, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बाजार मूल्य से या के क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा या दुगुना होगा? सही जवाब अधिक होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कहते हैं हम लोग MSP। किसान लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है, MSP चाहिए, ठीक है ना। तो बाजार का जितना मूल्य होगा उससे अधिक होना चाहिए क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? देखिए, कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब होगा ए, S बराबर फैक्टर ऑफ प्राइस, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। 31 प्रश्न क्या कहता है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होता है क्या? न्यूनतम कुल लागत, न्यूनतम औसत लागत, न्यूनतम सीमांत लागत या फिर अधिक लागत? तो बताइए 31 का इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा न्यूनतम औसत लागत। मुक्त प्रवेश यानी कोई भी आसानी से बाजार में आ सकता है, कोई फर्क, और आसानी से निकास कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो संतुलन कीमत होगा वो क्या होगा? न्यूनतम होगा और एक एवरेज लागत होगा, ठीक है। न किसी का प्राइस कम होगा न किसी का प्राइस ज़्यादा होगा, मिनिमम एवरेज, न उससे कम न उससे ज़्यादा। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में भैया एक जैसी वस्तुएं होती है, ठीक है, जो हर सारे फर्म एक जैसी वस्तुएं बनाती है। वस्तु में क्या मिलती है? इसमें समरूपता। जब समरूपता होगी तो उसका जो संतुलन कीमत होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 31। अगर बात करते हैं 32 का, तो 32 में कहता है एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होगा? अरे बाबू, हम कोई भी फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा? सिंपल सी बात, लाभ अधिकतम करना। हमको इनकम ज़्यादा नहीं करना, हमको अधिकतम लागत नहीं करना, नहीं लाभ न्यूनतम करना है। कोई लाभ न्यूनतम करता है, कोई लागत बढ़ाता है, कोई इनकम ज़्यादा बढ़ा के क्या करेगा जब उसको फायदा नहीं होगा तो, है ना। तो कुल मिलाकर के उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना। 33 में क्या कहता है? अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद भी उत्पादन जारी रखती है। कब? जब वस्तु की कीमत कैसा हो? सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या फिर इनके बराबर होती है, या फिर न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए अल्पकाल में क्या होता है? परिवर्तनशील साधनों को हम बदल सकते हैं, है ना, और लागत घटेगी और बढ़ेगी। तो अल्पकाल में प्रतियोगिता फर्म जो है हानि होने के बावजूद क्या करेगा? उत्पादन जारी रखेगा। कब रखेगा? जो लागत को परिवर्तन किया है अगर उतना मिल जाए या फिर उससे अधिक मिल जाए तो वो क्या करेगा? उत्पादन जारी रखा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं, क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। मुक्त व्यापार और निकास की सुविधा, हाँ होगा। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। वस्तु की मांग, बेरोजगार, भाई देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या सरकार की जो हस्तक्षेप है वो होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसमें सब स्वतंत्र होते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यानी वस्तु की मांग कभी बेरोजगार नहीं, हाँ हमेशा क्या होगा? बेरोजगार हो। कोई दिक्कत? किस प्रकार की बाजार, भाई
मांग कभी भी लोजार नहीं होगा, यानी वो कीमत बढ़े घटे, मांग तो करेगा ही करेगा बच्चा, कुछ घटते बढ़ते रहता है। प्रश्न नंबर 35, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो एक और केवल एक ही उत्पादक होगा तो सिंपल सा होगा एकाधिकार, जेकर पास अकेला अधिकार उस वस्तु को बनाने का, तो उत्पादक कौन हो गए? एकाधिकार बाजार में। 36 में क्या कहता है? 36 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार कहता है एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आएगा कोई भी जाएगा, एकाधिकार में एक ही रहेगा, कोई ना आएगा ना कोई जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें बहुत सारे फर्म है, इसमें बहुत सारे फर्म नहीं। एकाधिकारी जिसे हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा क्या करता है? बिक्री करता है। यानी एकाधिकारी जो यहाँ पे अधिकारी लिख दिया है, एकाधिकार जो है ये पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में कीमत क्या रखता है? अधिक तय करता है। कौन? एकाधिकार। और कम मात्रा में क्या करेगा? बिक्री करेगा। बाबू तू 50 को बेचेगा तो 500 कमाएगा, ये को बेचेगा तो 2 को बेचेगा तो 500 कमाएगा। तो ये दोनों जो बिल्कुल ये पॉइंट जो एकदम दोनों को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में क्या करेगा? अंतर जो स्पष्ट कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि एकाधिकार बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो फर्म है उसकी तुलना में कीमत इसका क्या होता है? अधिक होता है और कम मात्रा में बिक्री करता है। कौन? एकाधिकार। किसके तुलने में? प्रतियोगिता बाजार के तुलने में। एकाधिकार में फर्म के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता होती है ना, कहियो नहीं होती। एकाधिकार में वस्तुएं समरूप होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में निकट प्रस्थापित कार्य ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। ठीक है, 36 का ऑप्शन बी। 37 की अगर बात करें, एकाधिकार के अंतर्गत पी और सीमांत यानी एमसी मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या संबंध होता है? तो एकाधिकार के अंतर्गत अगर देखें तो चूंकि अकेला आदमी है ना, मार्जिनल कॉस्ट चाहे वो 20,000 लग जाए तो जनरली जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाला होगा वो 20,100 में से थोड़ा बेच देगा, वो 100 रुपये लाभ कमा देगा। लेकिन एकाधिकार वाला क्या करेगा ना, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखेगा वो। ठीक है, हालांकि भी ज्यादा है लेकिन उसमें अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको फायदा, अपना प्रॉफिट को जोड़ा है। लेकिन इसका सही सूत्र क्या होगा? इसके बीच में जो संबंध होगा, ये प्राइस जो है ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट के तुलने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राइस ग्रेटर देन एमसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। क्या वो एकाधिकार बाजार होगा या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा या पूर्ण प्रतियोगिता या फिर द्वैधिकार जिसमें दो लोगों का अधिकार होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। देखिए, बाजार किस तरह का बाजार संरचना होता है जिसमें कीमत और सीमांत लागत क्या होता है? समानता पाया जाता है। यानी कि जितने भी फर्म होंगे उसमें कीमत और सीमांत लागत में क्या होगा? समानता होगा। इसका सही जवाब होगा पूर्ण प्रतियोगिता। समरूप वस्तु है, 10 फर्में जो उसी वस्तु को बना रही है, इसका कीमत और सीमांत लागत क्या होगा? बिल्कुल समान पाया जाएगा। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता है एक विक्रेता को 5 रुपए प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? अब एक वस्तु का दाम जो है, प्राइस बराबर कितना है? 5, और कितना वस्तु बेच रहा है? क्वांटिटी कितना है? 60। तो बताइए कुल आगम, टोटल रिवेन्यू कितना होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 5 इंटू 60 बराबर 300 हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? पूर्ति में स्थिरता आ जाएगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति में कमी होगी, या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर उत्पादन कर टैक्स जो है उत्पादन का वो अगर बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे? पूर्ति को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको बेनिफिट जो है वो मिलना कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है उत्पादन कर में बढ़ेगा, जब वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
कोई दिक्कत? तो 40 का 40 प्रश्न बच्चों यहाँ पर तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि सेट 1 को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसकी, और एक एक करके सारे प्रश्न के लॉजिक को समझिएगा। अगर आप इस तरह से अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो को देख लिए, समझ लिए सारे क्वेश्चंस को, तो उम्मीद करता हूं कि 40 प्रश्न में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, उन दोस्तों के पास जिसका क्या है इकोनॉमिक्स है, और जो ज़्यादा कमज़ोर है, डर रहा है, उसको भी मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। ठीक है? उसके लिए भी इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे सेट के साथ।